सेंट्रल जेल में एक कैदी को फांसी होने वाली थी। फांसी से पहले उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार एक रात बिताना चाहता है। जेल प्रशासन ने उसकी यह इच्छा मान ली। जब उसकी पत्नी जेल आई और दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया और जैसे ही वह अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने लगा, वह देखकर जेल के सभी अफसर हैरान रह गए। किसी की चीख निकल गई तो कोई कांपने लगा, क्योंकि मेरा नाम अर्नव है। सेंट्रल जेल में एक कैदी को अदालत से फांसी की सजा मिल चुकी थी। जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर हर कोई चौंक गया, मगर हैरानी तो और बढ़ गई जब जेलर साहब ने उसकी यह अजीब सी मांग मान ली। मुझे जेलर ने आदेश दिया कि उसके कमरे में 2 गुप्त कैमरा लगा दिया जाए। यह सुनकर मुझे अंदर से बहुत अजीब और गलत लगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। सरकारी नौकरी पाने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे और अब इसे बचाकर रखना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैंने वह कैमरा लगाया और फिर कैदी नंबर 517 की वगैरत में पहुंचाया। वह शांति से बैठा था, उसके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। मैंने उसकी आंखों में झांककर पूछा, तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? मरने से पहले भी तुम अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो? मेरी मानो तो यह ख्वाहिश छोड़ दो और ऊपर वाले को याद करो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने कोई गलत नहीं बल्कि कोई नेक काम किया हो। 2 दिन बाद उसे फांसी होनी थी, फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह 28 साल का नौजवान था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त नागेंद्र का कत्ल किया था। खुद जाकर पुलिस को आत्मसमर्पण किया और कोर्ट में भी खुद को कातिल माना। मगर कत्ल की वजह उसने किसी को नहीं बताई, ना कोर्ट में, ना पुलिस को और ना ही अपनी बीबी को। उसकी बीबी से भी पूछताछ हुई, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसका पति कमलेश और नागेंद्र बचपन से दोस्त थे, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस दिन सूचना आई कि कमलेश की पत्नी जेल पहुंच चुकी है। मुझे चिंता थी उस कैमरे की जो मैंने मजबूरी में लगाए थे। मैं नहीं चाहता था कि जेलर साहब पति पत्नी के बीच के उस पल को देखे, मगर मैं विरोध नहीं कर सकता था। उसकी बीबी बहुत सुंदर और जवान थी, लेकिन उसने खुद को घूंघट में छिपा रखा था। एक बार पल्लू हटाने पर मैंने उसका चेहरा देखा। शायद वह पर्देदार औरत थी। मैं सोचने लगा कि अगर जेलर साहब की नज़र इस औरत पे पड़ी तो उसकी नीयत बिगड़ जाएगी। वो औरत के बहुत बड़े शौकीन थे और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था। और वहाँ क्या होता था, यह बात किसी को भी नहीं मालूम थी। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 517 को इस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई, ताकि कुछ गलत ना हो। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। जेलर साहब ने ना ही किसी के इजाज़त ली थी, ना ही इस बात को किसी के सामने बताया था। और यह बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करने के बावजूद पूरा करना क्यों जरूरी समझा। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर ना तो कोई लोग था, ना कुंडी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। मेरी उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती थी और वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े लेते हैं। यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगाकर आता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वह माने नहीं और कहने लगे, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। मन में उस कैदी की अजीब और गरीब इच्छा से मुझे मजबूरन किया कि मैं भी तो देखूं, आखिर उसकी बीबी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त अपनी बीबी से सुहागरात की इच्छा जागी है। कुछ तो ऐसा होगा ना, कुछ तो होगा ऐसा जो मनाने में पहले भी उसे अपनी बीबी का साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीबी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है। हम भी उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे।
यह कहकर वह बहुत जोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी और कमीनीगिरी पूरी साफ दिखाई दे रही थी। मैं जान गया था कि उनकी नीयत में कौन से फितरत है जिसने उन्हें यह कैमरा लगवाने पर मजबूर किया है, और इसी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया है। वह इस वीडियो की मदद से अब उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद हासिल कर सकते थे, और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मैंने उनके कहने पर कैमरा क्यों लगवाए। एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी उनके पैर में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, शायद इसलिए हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बैठाया। स्क्रीन पर उस कमरे के अंदर का मंजर नज़र आ रहा था। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे, आइस भी मौजूद था, और उस कमरे में होने वाली हर बात हमें साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई। मैं कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बिस्तर पे बिठाया और उसकी पल्लू को चेहरे से हटा दिया। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आते ही जेलर साहब अपनी गंदी जुबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, और फिर स्पीकर से आती आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरी नज़र भी स्क्रीन पे जम गई, और फिर जो मंजर हमने देखा, हमारी चीख निकलने लगी। उस कैदी की बीवी ने सुहागरात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती। वह तो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली, और देखते ही देखते अपने पति को। अब समझ में आया कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी का साथ ऐसा क्यों चाहा था। जेलर साहब फौरन उस कमरे की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा, और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पे पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, और उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया था। जेलर साहब ने आओ देखा ना ताव उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए, और मैं उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वह चीखते हुए मुझसे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले गए, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि वह जेलर साहब उस औरत के साथ कैसा सुलूक करेंगे, जो कुछ उस औरत ने अपने पति के साथ किया था। उसके बाद तो जेलर साहब उसे किसी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया, और यह पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज़ सही तरह से सुनी थी, वरना वह कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ, और यह भी बताओ कि तुमने यह गुनाह क्यों किया। उसने फिर खामोशी से सर झुका लिया। तो मैंने सख्ती से कहा, जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ है, वह सब कैमरा में रिकॉर्ड है। अगर तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी, और तुम्हारी बीबी की इज्जत नीलाम हो जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम मुझे वह सब कुछ बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो, और यह बात भी बताओ कि तुमने क्यों आखिरी इच्छा के तौर पे अपनी बीबी को यहाँ बुलाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत पैदा हुई थी, और फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम कमलेश था। बचपन से ही उसकी और नरेंद्र की बहुत गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी जिंदगी था, और अपने दोस्त के बिना वह कभी कोई काम नहीं करता था और ना ही कोई कदम उठाता था। दोनों दोस्त ने ना सिर्फ पढ़ाई साथ में की थी, बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वाले ने शादी की बात की, और फिर उसके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उनके लिए एक लड़की का इंतजाम कर दिया, और इस तरह कमलेश की ज़िंदगी में उसकी बीबी रजनी आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई, और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो उसका दोस्त नरेंद्र था। रजनी और साथ अपनी किस्मत भी लेकर आई, और कमलेश का प्रमोशन हो गया। नरेंद्र उसी जगह पर रह गया जहाँ पर पहले था, क्योंकि उसका ध्यान नौकरी से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था। शायद इसलिए वह तरक्की भी नहीं कर पाया। कमलेश की माँ दूसरी शहर बड़े बेटे के पास चली गई,
और यहाँ कमलेश और रजनी अकेले रह गए थे। नौकरी पर देर से लौटने की वजह से कमलेश को घर के छोटे मोटे कामों में परेशानी होने लगी, क्योंकि नरेंद्र पर प्रमोशन नहीं हुआ था, इसलिए उस पर दफ्तरी दबाव भी ज़्यादा नहीं था। इसलिए कमलेश घर के काम उससे करवाने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर रजनी का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वह हर वक्त परेशान नजर आती, कमलेश से बात करने से भी कतराती। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी आने लगी थी और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कमलेश इस बदलाव को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। उसे लगता कि रजनी किसी बात से परेशान है, लेकिन पूछने पर भी रजनी ने कभी कुछ नहीं बताया। और फिर एक दिन जब कमलेश ने सख्ती से रजनी से पूछा कि आखिर दिक्कत क्या है, तो उसने जो बताया वह कमलेश ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसने बताया कि नागेंद्र उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। यह सुनकर कमलेश आग बबूला हो गया। उसे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही नागेंद्र की दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। वह कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन रजनी का कहना था कि उसने यह सब कुछ खुद महसूस किया है। कमलेश को रजनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और फिर उसने अगले ही सुबह नागेंद्र को पैसे देकर कुछ चीज़ें लाने को कहा, जो उसे ऑफिस से लौटते वक्त रजनी के पास पहुंचनी थी। नरेंद्र खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया। तभी कैलाश के दिल में यह बात आई कि क्यों ना वह खुद भी जाकर देखे कि रजनी ठीक कह रही है या नहीं। नागेंद्र के पीछे पीछे वह घर पहुंचा और उसके होश उड़ गए। वह ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया। नागेंद्र और रजनी ड्राइंग रूम में थे। उन दोनों की बातों ने कमलेश को हिलाकर रख दिया। रजनी कह रही थी, बस नागेंद्र, बहुत हो गया, अब अपनी हद में रहो। और नागेंद्र जवाब दे रहा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ज़बरदस्ती अपनी हदें पार कर दूंगा। अब सारा सच सामने था। रजनी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन कमलेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पल कमरे में घुसकर कुछ कह सके। जिस दोस्त पर उसे सबसे ज़्यादा विश्वास था, उसी ने उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा था। उसने उल्टे कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिया। इस बात को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन कमलेश के अंदर की आग ठंडी नहीं हो रही थी। उसने अपनी बीवी रजनी को उसके मायके भेज दिया और खुद ऑफिस से लौटते वक्त नगेंद्र को अपने साथ घर ले आया। अब वह नरेंद्र से सच्चाई जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब यही बात उसने अपने दोस्त से पूछी, तो उसके दोस्त ने जो कुछ उससे कहा वह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसके दोस्त ने कहा, रजनी पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर में थी, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। यह सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो कमलेश ने गुस्से में वही फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि छुरी सीधे उसके हाथ की नस पे लगी और कुछ ही देर में नगेंद्र ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया। और जब कैलाश को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वह खुद भी सदमे में था कि उसने यह क्या कर दिया। और फिर कमलेश ने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चला और फिर उसे सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन हैरान की बात यह थी कि मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वह बिल्कुल खामोश था। और एक बार उससे मिलने जेल में उसकी बीवी आई थी, लेकिन वह मुलाकात भी बहुत ही औपचारिक थी। फिर अचानक उस कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहागरात की इच्छा जाहिर की थी। मुझे और जेलर साहब को लगा था कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए मरने से पहले उससे मिलना चाहता है। लेकिन स्क्रीन पर जो मंजर नज़र आया वह कुछ और ही बता रहा था। जब उसकी बीवी उससे मिलने आई तो उसने उसे अपने सामने बैठाया। तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। यह कहते हुए उसने मेरी साड़ी का पल्लू खींच दिया और कहने लगा कि तुम्हें अपनी इज्जत उछालने का बहुत शौक है, तो आज मैं ही तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। यह सुनते ही उसकी बीवी बोली, कल तुम्हें फांसी है।
अगर आज तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे साथ सोने वाले तुम्हारे दोस्त नरेंद्र से जलन थी। सच तो यह है कि मुझे नरेंद्र तुमसे ज़्यादा पसंद आ गया था और मैंने खुद उसे अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वह हर बार तुम्हारी दोस्ती का हवाला देकर मना कर देता था। वह कहता था कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ रिश्ते रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे दिल में उसके लिए शक भरना शुरू कर दिया, ताकि अगर वह तुम्हें कुछ कहे तो भी तुम उस पर यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम दोनों की दोस्ती में दरार आए और नरेंद्र को पाना मेरे लिए आसान हो जाए। यह सुनते ही कमलेश ने उस पर हमला किया, लेकिन रजनी उससे भी ज़्यादा ताकतवर निकली। उसने उसे जोर से धक्का दिया और फिर उस पर हमला कर दिया। यह सब जब हम दोनों यानी मैं और जेलर साहब कैमरे से देख रहे थे तो हमारी चीख निकल गई और हम दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे। अब मुझे पूरी सच्चाई साफ साफ समझ आ गई थी। मैंने फिर पूछा कि जब सब पता था तो फिर तुमने अपनी बीवी को यहाँ क्यों बुलवाया? कमलेश कहने लगा, उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया, लेकिन जब मेरी बीवी मिलने आई और उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी तो मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे दोस्त की मौत की वजह मेरी बीवी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत पे कोई सवाल उठे। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी सही नहीं है और मैं मरने से पहले सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बुलाया। और मुझे पूरा यकीन था कि जेलर साहब जैसे इंसान ज़रूर इस कमरे में कैमरा लगाएगा और मेरी बीवी का असली चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और वही हुआ। मैंने जानबूझकर सुहागरात की बात की तारीख पर कहा ताकि वह अपना असली रंग दिखाए और सब कुछ कैमरे में कैद हो जाए। मैं जानता हूँ कि यहाँ हर बात रिकॉर्ड होती है। मुझे अपनी सज़ा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया और उसे खो दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सज़ा मिले, क्योंकि उसी ने मेरी दोस्ती में जहर घोला। उसी ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह बहुत ही ज़्यादा चालाक था। जेलर की फितरत को भांप कर उसने यह खेल खेला था और वह कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असली चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सजा दी जा सकती थी, लेकिन यह सब कुछ अब जेलर के हाथों में था। मैंने कैदी नंबर 517 को वापस उसकी बैरिक में भेज दिया। अगले दिन उसे फांसी होनी थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं जानता था कि वह इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ेगा। मैं खामोशी से वहां से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोचने लगा कि एक औरत कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। और आखिर में उसने अपने पति की सजाए मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। यह सब कुछ करने के बाद वह खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे हवस का शिकार बनाने वाले थे। शायद वह भी यहाँ आने वाली उस औरत की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी जिसकी चीखें इस दीवारों में गूंजती थी। इस जेलर में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच्चाई जाने बिना ही किए जाते हैं। इसलिए मैं यह बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प और भावुक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।